हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखेंगे यूनिट ऑफ चार्ज, कूलम्ब्स लॉ। एंड कूलम्ब्स लॉ का ही एक एप्लीकेशन है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यूनिट ऑफ चार्ज से। यूनिट ऑफ चार्ज एग्जैक्टली क्या है, तो जस्ट अगर हम डायरेक्ट साइंटिस्ट ने जो अपने नाम पे रखा वो बताएं, लेकिन आखिर रीज़न क्या है उसके पीछे डिस्कस करेंगे। नाउ यूनिट एग्जैक्टली चार्ज का क्या होता है, दैट इज कूलम्ब ना। और इसको अगर हम पूरा नाम लिखेंगे, ऑलरेडी सबको पता होगा, पूरा नाम लिखेंगे तो स्मॉल सी से इनिशिएट करना होगा और सी लिखते हैं कुलम। अब एग्जैक्टली ये समझे कि 1 कूलम इज हाउ मच चार्ज। ना 1 कूलम इज हाउ मच चार्ज। 1 कूलम कितने चार्ज के इक्वल होता है। तो अगर हम जस्ट डिफाइन करें 1 कूलम ऑफ is how much charge, it means the charge associated with 6.25 into 10 to the power 18 electrons। इसको कंसंट्रेट करना। 1 कूलम ऑफ चार्ज इट मीन्स is what, तो that is 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब सोचो कि इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड जो चार्ज होगा वो 1 कूलम के इक्वल है, तो ये आखिर इतना लार्ज अमाउंट कैसे आया होगा। तो ये सबको पता हो, जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज होता है। नाउ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज इज व्हाट, 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन इट मीन्स 1e बोल सकते हो, 1e माइनस फॉर इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, तो दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम इसको लिखते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन इट मीन्स इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। तो अब सोचो 1 कूलम ऑफ चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड होगा, तो 1 बाई दिस नंबर इट मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अगर उसी को सॉल्व करोगे तो ये इतने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो इसका मतलब है 1 कूलम ऑफ चार्ज इज हाउ मच चार्ज, दैट इज द चार्ज एसोसिएटेड विथ दैट लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब अगेन बता दें, जब फंडामेंटल क्वांटिटीज वगैरह जब 11th में डिस्कस कर रहे होगे, सब लोग पढ़ रहे होंगे, तो उस केस में तुमको पता होगा जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है, हम इलेक्ट्रॉन्स चार्ज के बारे में डिस्कस नहीं करते कि चार्ज है फंडामेंटल में करंट आता है। तो अब एग्जैक्टली हम लोग ये पढ़े होंगे कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ये सब लोग 10th में जरूर पढ़े होंगे, अगर 11th में नहीं पढ़े हो 10th में जरूर पढ़े होंगे। तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो ये जो Q है वहां पे क्या होता है, तो दैट इज चार्ज। तो अब इस केस में I इज इक्वल टू क्यू बाई टी है, तो Q इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, आई टी। तो अब ये सोचो I को हम मीजर कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, लेकिन हम Q को मीजर नहीं कर सकते इजीली। तो मेजरमेंट के बेसिस पे जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो करंट को रखा गया, चार्ज को नहीं रखा गया। तो ऐसा नहीं कि हम चार्ज को नहीं रख सकते थे, जिसको हम करंट के टर्म में लिख सकते हैं, इट मीन्स एम्पियर के टर्म में लिख सकते हैं, उसको क्यू इट मीन्स कूलम और टाइम के टर्म में लिख सकते हैं। लेकिन मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो हम कूलम को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, या फिर इजीली मेजर नहीं कर सकते बोल सकते हो, लेकिन हम एम्पियर को इजीली मेजर कर सकते हैं, करंट को इजीली मेजर कर सकते हैं। तो इसीलिए करंट को फंडामेंटल यूनिट में रखा गया। लेकिन जहां तक चार्ज की बात है, वो चार्ज को हम एम्पियर इट मीन्स आई के टर्म में लिखना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो एग्जैक्टली जो 1 कूलम हम चार्ज बताएंगे वो इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होगा, तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, जो कि साइंटिस्ट कूलम के नाम पे रखा गया है। तो अब यूनिट ऑफ चार्ज के बाद हम लोग देखते हैं कूलम्स लॉ। एग्जैक्टली कूलम्स लॉ किस बारे में है, हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब सपोज दो कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है, वो दोनों पॉजिटिव हो, दोनों निगेटिव हो, या फिर एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, उन दोनों के बीच में कुछ फोर्स एक्ट कर रहा होता है, और उसी फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में कूलम्ब ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद एग्जैक्टली हम लोग कुछ लॉस के बारे में पढ़ते हैं। और लॉस का अगर जनरल मीनिंग समझो सब लोग, लॉस का मतलब है समथिंग दैट गवर्न्स द फिजिकल फेनोमेनन।
गवर्न्स द फिजिकल फेनोमेनन, इट मींस अगर दो चार्ज ऑब्जेक्ट को कुछ डिस्टेंस से सेपरेट करके रख देंगे तो अब एग्जैक्टली उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स किन किन टर्म्स पे, किन किन क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, उसके बारे में कुलम ने एक्सपेरिमेंट किया था। तो वो क्या था समझते हैं। सपोज देयर इज टू चार्ज, one is q1 and another is q2 which is separated by distance r. Now अभी हम यहां पे q1 और q2 के मैग्नीट्यूड की केवल बात कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि उनका साइन क्या है। इट मींस स्केलर फॉर्म में पढ़ रहे हैं, हम आगे भी देखेंगे जब वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे। तो स्केलर फॉर्म में इट मींस द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस q1 and q2 separated by r is directly proportional to, now the first observation of the Coulomb is directly proportional to the product of the two charges. It means हम Q1 और Q2 को r डिस्टेंस से सेपरेट करके रखे हैं, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन लगने वाला है, इंटरैक्शन इट मींस दैट मे बी अट्रैक्टिव और दैट मे बी रिपल्सिव, क्योंकि हम यहाँ Q1 और Q2 के साइन की बात नहीं कर रहे हैं। तो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन इज फर्स्ट वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, एंड द सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज that is inversely proportional to the square of distance between them. तो ये कुलम का दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। उसके अलावा हम यहां पे जो Q1 और Q2 को रख रहे हैं, तो अब बात करेंगे Q1 और Q2 को वो हम फ्री स्पेस में रख सकते हैं। फ्री स्पेस को हम समटाइम्स एयर भी बोलते हैं। तो फ्री स्पेस में हम अभी प्लेस किए हैं। अगर यही दो चार्ज को तुम किसी अनदर मीडियम सपोज वाटर में लेके चले जाओगे, तो जो उन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है वो भी बदल जाता है। ये भी कुलम ने ऑब्जर्व किया। तो उसके बाद हम ये डिस्कस करते हैं। तो अब इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो डेफिनेट है, सब लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे। टू रिड्यूस दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन वी विल इंट्रोड्यूस ए कांस्टेंट। तो दिस इंप्लाइज दैट इफ is equal to k into q1 q2 divided by r square. Now where k is what? Where k is proportionality constant and its value is 9 into 10 to the power 9. अब एग्जैक्टली k के यूनिट की बात करें, याद नहीं रखना है यूनिट, वो तुमको बनाने आना चाहिए। k का यूनिट बनाने के लिए फोर्स का पता है न्यूटन, r स्क्वायर इट मींस मीटर स्क्वायर, और q1 q2 इट मींस दैट इज कूलम्ब स्क्वायर इट मींस c स्क्वायर। तो k का यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, तो दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो ये k का वैल्यू है। अब ये कहोगे k क्या है एग्जैक्टली, एंड दिस वैल्यू ऑफ k इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस एप्सिलॉन नॉट इज व्हाट? दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। Electrical permittivity of the free space. इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का मतलब समझोगे। परमिटिविटी का मतलब है कि अगर कभी भी किसी भी मीडियम में हम दो चार्ज को सेपरेट करके रखते हैं किसी भी डिस्टेंस से, तो वो जो मीडियम है वो कितना इजीली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो ये फोर्स है कोलम्बिक फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं, वो कितना इजीली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को खुद से अलाउ होने देता है। इट मींस हाउ इजीली द मीडियम परमिट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो इस केस में ये परमिटिविटी उसी के बारे में है ना। तो अब ये परमिटिविटी का एग्जैक्टली कुछ वैल्यू भी होता है, और यहां से तुम वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अगर के का वैल्यू तुमको पता हो ये है, तो ये एप्सिलॉन नॉट है, इसको हम लिखते हैं वेयर एप्सिलॉन नॉट इस साइड, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। अगेन यूनिट की बात करें तो 4 पाई तो कांस्टेंट है, तो k का जो रेसिप्रोकल होगा वही एप्सिलॉन नॉट का यूनिट होगा। तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट अगर हम लिखें तो दैट विल बी व्हाट? पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर। तो ये है एप्सिलॉन नॉट, जो कि रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ स्पेस। तो अगेन अगर हम कूलम्ब्स लॉ को कंसंट्रेट करें तो ये समझना, दो चार्जेस Q1 और Q2 को r डिस्टेंस से सेपरेट करके रखेंगे तो उन दोनों के बीच में एक्ट करने वाला फोर्स उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड inversely proportional to the square of distance between them. And again after combining these two statements, F is directly proportional to Q1 Q2 divided by r square, and
to remove the proportionality sign, we will introduce a constant k, and then the value of k is 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per Coulomb square, where k is what? So k is dependent on the epsilon naught. It means epsilon naught is what? So that is the electrical permittivity of a space, and its value is this one. तो ये Coulomb लॉ का एग्जैक्टली स्केलर फॉर्म है और बेसिक है. तो अगर यहां से इजीली हम सिंपल सा क्वेश्चन करें कि सपोज दो चार्जेस Q1 और Q2 के बीच का सेपरेशन R है. अगर हम दोनों में से एक चार्ज को डबल कर दें, इट मीन सपोज Q2 को डबल कर दें, तो जो प्रीवियस फोर्स है उसके कंपैरिजन में न्यू फोर्स कितना होगा? तो डेफिनेटली डबल करने के बाद ये ट्वाइस ऑफ Q2 हो जाएगा, और जब ट्वाइस ऑफ Q2 हो जाएगा तो जो न्यू फोर्स है वो भी डबल हो जाएगा. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर वो Q1 और Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डेफिनेट है कि इन दोनों में से किसी को डबल करेंगे तो फोर्स डबल हो जाएगा, या फिर अगर इसको भी डबल कर लें और इसको भी डबल कर लें तो जो फोर्स है वो दोनों के कंबाइन इफेक्ट के कारण 4 टाइम्स हो जाएगा. और वही चीज अगर इन दोनों के सेपरेशन को हाफ कर लें तो हाफ करने के बाद ऐसा नहीं कि फोर्स भी हाफ होगा, क्योंकि यहां क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर का है. तो डेफिनेटली हाफ करने के बाद अगर हम यहां 2 स्क्वायर पुट करें तो डेफिनेटली न्यू फोर्स विल बी 1/4 ऑफ द ओल्ड फोर्स. तो इस तरह से हम कुलम्ब्स लॉ का स्केलर फॉर्म देखें. तो अब देखते हैं इसका वेक्टर फॉर्म. वेक्टर फॉर्म का मतलब है कि जब हम Q1 और Q2 के एग्जैक्टली हम बात करते हैं उसके मैग्नीट्यूड के नहीं बारे में, मतलब उसके साइन के बारे में. साइन इट मींस दोनों पॉजिटिव है, दोनों निगेटिव है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है. और मोर इंपॉर्टेंट वेक्टर फॉर्म के लिए हमको कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, मतलब जो चार्ज है उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में बताया गया है. ना कुलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में पढ़ने के लिए हम सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर करेंगे. तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर करना. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड दिस इज origin O. Suppose there is 2 charges, one is Q1 and another is Q2, and the position vector of the Q1 is R1 vector and the position vector of Q2 is R2 vector. Now, there is a unit vector. There is a unit vector R1 2 cap. R1 2 cap is what? So R1 2 cap is a unit vector originated from Q1 towards Q2. मतलब Q1 से Q2 की तरफ जाने वाला एक यूनिट वेक्टर है. यूनिट वेक्टर सबको पता हो तो यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1. इट मींस ये यूनिट वेक्टर R12 इज व्हाट? तो दिस इज द डिस्टेंस. R12 को हम R21 के इक्वल भी लिख सकते हैं क्योंकि ये डिस्टेंस के बारे में लिखा गया है R12 और R21 को. अब ये दोनों Q1 और Q2 का हम यहां पे अभी नेचर नहीं लिखे हैं. तो अब अगर हम नेचर मेंशन करें फर्स्ट केस में, केस 1, तो अगर हम फर्स्ट केस में नेचर मेंशन करें Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0. तो Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, आखिर ये नेचर को कैसे डिनोट करता है? तो Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 कहने का मतलब या तो दोनों पॉजिटिव होगा या तो फिर दोनों नेगेटिव होगा. इट मींस ये दोनों का साइन सेम है. इसका मतलब है Q1 एंड Q2 आर ऑफ सेम नेचर. सेम नेचर इट मींस आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. तो इस केस में ये दोनों सेम नेचर का है तो डेफिनेट है इन दोनों के बीच में फोर्स. तो हम यहां पे एक फोर्स शो कर रहे हैं, दैट इज F12. तो F12 इज द फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q2. तो फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q2, डेफिनेटली ये दोनों सेम नेचर का है तो रिपल्सिव फोर्स होगा. तो Q1 जो है वो Q2 से अवे जाएगा. फिर सेम अगर हम Q2 पे लगने वाले फोर्स की बात करें जो Q1 कारण लग रहा है, तो that is F21. It means F12 is the force acting on Q1 due to Q2 and F21 is the force acting on Q2 due to Q1. अब हम आते हैं वेक्टर फॉर्म में, इसी को लिखते हैं. तो F21 now, तो F21 that is a vector, it means the force vector acting on Q2 due to Q1. तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का टेक्निक क्या है? हम पहले मैग्नीट्यूड लिखते हैं और फिर उसी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखते हैं.
तो अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो दैट विल बी के इट मीन जस्ट इक्वल टू 1/4πε0, तो के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 स्क्वायर। R12 या R21 लिखें क्योंकि ये दोनों Q1 और Q2 के बीच के सेपरेशन को डिनोट करता है। तो K Q1 Q2 बाई R12 स्क्वायर इनटू द यूनिट वेक्टर, तो दैट इज R12 कैप। तो ये एग्जैक्टली वेक्टर फॉर्म है। इसको और पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखने के लिए हम एक और काम करते हैं, just multiply numerator and denominator by R12 vector. It means K Q1 Q2 that is R12 मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा R12 क्यूब। अब इस केस में हम लिख सकते हैं इन दोनों को, समझो अगर हम किसी मैग्नीट्यूड को उसी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कंप्लीट वेक्टर बन जाता है। ये सबको बताओ, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए इंटू ए कैप। सब लोग 11th में वेक्टर में पढ़े होंगे, तो डेफिनेटली यहां पे R12 इंटू R12 कैप रिप्रेजेंट R12 वेक्टर। इट मींस दैट इज इक्वल टू K Q1 Q2 R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय R12 वेक्टर मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है और फिर पावर में क्यूब है। अब पोजीशन वेक्टर की बात करें तो अब सोचो पोजीशन वेक्टर, इट मींस हम यहां R12 वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, तो R12 वेक्टर इज इक्वल टू जस्ट R12 वेक्टर में ये फाइनल है और ये इनिशियल है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ द फाइनल पॉइंट R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये सब लोग को पता होगा जब वेक्टर 11th में पढ़े होगा। तो अब यहां से इसको लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर K Q1 Q2 इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर द होल क्यूब। तो ये था तुम्हारा कूलम्ब्स लॉ एग्जैक्टली वेक्टर फॉर्म में। अब यही सोचो कि Q1 और Q2 एग्जैक्टली लेस देन जीरो हो, तो लेस देन जीरो में क्या होगा, दोनों एक दूसरे के टुवर्ड्स, इट मींस F12 का भी डायरेक्शन इधर की तरफ होगा और F21 का भी डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, और यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन है जो अभी क्या था Q1 से Q2 की तरफ, और जब हम Q1 और Q2 दोनों का नेचर अपोजिट लेंगे तो यूनिट वेक्टर Q2 से Q1 की तरफ हो जाएगा। इस पे लगने वाला फोर्स और इस पे लगने वाले फोर्स के लिए क्या होगा, यूनिट वेक्टर अगेन इधर से इधर की तरफ। तो जस्ट ये समझो कि कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए करना कुछ नहीं है, उसका मैग्नीट्यूड लिख दो और वो फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसी के डायरेक्शन में लगने वाले यूनिट वेक्टर से उसको मल्टीप्लाई करके लिख देना होगा। यहां पे हम एक और देखते हैं कि क्या जो कोलंबिक फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों सेम ही है, वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करता है या नहीं करता। तो इसके लिए हमको क्या करना है, हम F21 तो लिखे हैं, तो अब हम F12 लिखते हैं। तो F12 इज व्हाट, तो दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो क्या लिखेंगे, दैट इज K Q1 Q2 बाय दैट इज R12 स्क्वायर। अब हम बात करें यूनिट वेक्टर की, तो F12 के लिए एग्जैक्टली तो F12 के लिए क्या करना होगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 होल स्क्वायर। अब F12 एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में है, तो इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा वो हम लिखें अगर, तो दैट विल बी R21 कैप। तो R21 कैप इज द यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q2 टू Q1, तो हम ये लिखेंगे R21 कैप। तो अब यहां से एक और रिलेशन समझोगे, R12 कैप Q1 से Q2 की तरफ है, R21 कैप Q2 से Q1 की तरफ है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है और दोनों यूनिट वेक्टर है, तो हम यहां से डेफिनेटली लिख सकते हैं R12 कैप इज माइनस ऑफ R21 कैप। दोनों यूनिट वेक्टर है और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस तरह से हम इस R21 कैप को लिख सकते हैं K Q1 Q2 बाय R12 स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ R12 कैप। अब इस माइनस को अगर हम इस साइड रख लें माइनस ऑफ, तो ये जो कंप्लीट टर्म बचेगा माइनस को बाहर रखने के बाद K Q1 Q2 R12 कैप डिवाइडेड बाय R12 स्क्वायर एग्जैक्टली इस क्वांटिटी के इक्वल होगा। इसका मीनिंग क्या है कि F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर। तो ये समझ जाओगे कि F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, इट मीन्स
जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इट मीन्स जो कूलम्ब्स लॉ है, वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। तो ये हुआ कूलम्ब्स लॉ दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में। मतलब दो चार्जेस हैं, उन दोनों के बीच में अगर फोर्स लग रहा है तो वो फोर्स मेन तीन क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। एक प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, दूसरा द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम, और तीसरा जिस पे डिपेंड कर रहा है वो है द मीडियम इन विच द टू चार्ज आर प्लेस्ड। अगर हम उसको फ्री स्पेस में रखते हैं तो एग्जैक्टली यहां पे हम लोग जो यूज किए हैं के, वो 1/4πε0 है। लेकिन अगर कोई अनदर मीडियम रखते हैं तो उस केस में उस मीडियम का एग्जैक्टली इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी यूज करना होगा। इट मीन्स द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम इन विच द टू चार्जेस आर प्लेस्ड। उसके बारे में हम नेक्स्ट केस में देखते हैं। तो अब हम क्या किए हैं, मीडियम में देखने के लिए दो चार्जेस को r डिस्टेंस से सेपरेट किए हैं, और जिस मीडियम में इन दोनों चार्ज को प्लेस किया गया उस मीडियम का इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन m है। तो अब एप्सिलॉन m इसका इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है। तो अब इस केस में अगर हम कूलम्ब्स लॉ से फोर्स लिखें तो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन दैट टू चार्जेस इज 1/4πε0, जो कि हम k के लिए 1/4πε0 तब लिखते हैं जब वो मीडियम फ्री स्पेस हो। लेकिन यहां पे जो मीडियम है वो क्या है, जिसका इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन m है, तो हम k के बदले ये लिखेंगे, और बाकी क्वांटिटी सेम रहेगा q1 q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो हम यहां पे एफ एम लिख देते हैं सिंपल रिप्रेजेंटेशन के लिए फॉर एनी मीडियम। तो इट मीन्स एफ एम इज द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस व्हेन प्लेस्ड इन ए मीडियम ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन m। और अगर हम प्रीवियस केस में जो फ्री स्पेस के लिए बात किए थे वो एफ नॉट लिखते हैं, तो वो क्या आया था 1/4πε0 q1 q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आया था। अब एग्जैक्टली इन दोनों में अगर हम कुछ रिलेशन देखें तो क्या करो, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करो और ये 2। तो अगर हम एफ एम डिवाइडेड बाय एफ नॉट करें तो एफ एम डिवाइडेड बाय एफ नॉट क्या आएगा, अगर हम डिवाइड करें तो डेफिनेट है ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन m। इट मींस दिस इंप्लाइज दैट एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन m इंटू एफ नॉट। अब यहां से एग्जैक्टली ये जो क्वांटिटी है तुम लोग पढ़े होगे पहले से, इट मींस एफ नॉट इज इक्वल एफ एम इज इक्वल टू 1/epsilon r, and that is f naught. It means f naught is equal to epsilon r into fm। अब ये क्या है एग्जैक्टली epsilon r क्या लिखा है, तो epsilon r is called the relative electrical permittivity of any medium। तो relative electrical permittivity of any medium क्या होता है, relative electrical permittivity of any medium, तो electrical permittivity of the medium with respect to the electrical permittivity of free space। तो ये समझ लो कि अगर हमको कभी भी रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इज एफ नॉट डिवाइडेड बाय एफ एम। तो यहां से एक और टर्म हमको जानने को मिला कि रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज जस्ट व्हाट, तो दैट इज द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस when it is placed in free space to the force of interaction between the same charges separated by same distance in that medium। तो यहां से हम समझ सकते हैं relative electrical permittivity in the terms of electrostatic force of interaction। तो इस तरह से ये तो था कि जब हम दो चार्जेस को कुछ डिस्टेंस से सेपरेट करके रखते हैं तो उन दोनों के बीच में फोर्स क्या लगने वाला है। अब आगे बढ़ने से पहले एक और बात, अब सपोज कोई जरूरी थोड़े ना है कि दो चार्जेस ही हमेशा किसी मीडियम में प्लेस करके रखे गए हों, हो सकता है मल्टीपल चार्जेस रखे गए हों। तो हाउ वी कैन फाइंड द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस, इट मीन्स अगर बहुत सारे चार्जेस रखे गए हों तो उनके कारण से एक चार्ज पे हम फोर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हम जो यहाँ पे पढ़े हैं कूलम्ब्स लॉ वो केवल 2 पॉइंट चार्ज के लिए था।
हम मल्टीपल पॉइंट चार्जेस के कारण से नहीं पढ़े हैं, तो यही 2 पॉइंट चार्ज वाला कूलम्ब्स लॉ हम फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन मल्टीपल चार्ज पे कैसे अप्लाई करते हैं वो देखते हैं नेक्स्ट। तो देखते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, दैट इज द फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस। मतलब बहुत सारे चार्जेस के कारण जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है वो कैसे फाइंड करते हैं। तो इसके लिए सपोज हम एक चार्ज रखते हैं सबसे पहले Q नॉट, और इस Q नॉट के चारों तरफ बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट हैं। इसका हम नाम रखते हैं दैट इज Q1, Q2, Q3, Q4 एंड दैट इज सपोज Qn। मल्टीपल चार्जेस हैं जो n तक है। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज R01, इन दोनों के बीच का सेपरेशन R02, इनके बीच का सेपरेशन R03, दिस सेपरेशन इज R04 एंड दिस सेपरेशन इज R0n। अब सपोज इस Q0 चार्ज पे इन मल्टीपल चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4 अप टू Qn के कारण जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स फाइंड करने वाले हैं। तो नाउ फोर्स ऑफ इंटरैक्शन at the Q naught due to different number of other charges, different number of other charges, it means इन सब के कारण Q naught पे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने वाला है वो कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले Q naught पे Q1 के कारण एक्ट करने वाला फोर्स फाइंड करेंगे, फिर Q2 के कारण एक्ट करने वाला फोर्स, फिर Q3 के कारण, फिर Q4 और Qn। इट मीन्स इस तरह से Q नॉट पे लगने वाले इंडिविजुअल फोर्सेस को फाइंड करेंगे और उन सारे फोर्सेस का वेक्टर एडिशन एग्जैक्टली इस पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स होगा। इट मीन्स F नॉट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन Q नॉट ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ अदर चार्जेस, तो दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ the electrostatic force between the two individual charges. It means F01, F02 in vector form, F03, F04 up to F0n। तो ये समझ लो कि अगर कभी भी एक पॉइंट पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाहिए और वो फोर्स बहुत सारे चार्जेस के कारण फाइंड करने हैं, तो हम सिंपल अप्रोच रखेंगे। कूलम्ब्स लॉ 2 पॉइंट चार्ज के कारण है, तो हम 2 पॉइंट चार्ज के कारण ही फोर्स फाइंड करेंगे और इस तरह से डिफरेंट फोर्सेस जो हमको मिलेंगे उन सब का वेक्टर एडिशन एग्जैक्टली रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन Q नॉट होगा। तो यही था सिंपल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अब कूलम्ब्स लॉ और सुपरपोजिशन लॉ पे बेस्ड हम कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, लेकिन प्रॉब्लम्स बनाने से पहले ये सबको पता हो कि हम 2 वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। इट मीन सिंपल वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन सब लोग पढ़े होंगे। इफ देयर इज 2 वेक्टर A वेक्टर एंड B वेक्टर एंड द थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर इज स्क्वायर रूट ऑफ जस्ट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ये सबको पता हो तो कुछ उसका भी यूज करने वाले हैं। एंड द डायरेक्शन बिटवीन द रिजल्टेंट वेक्टर एंड द गिवन वेक्टर टैन बीटा के फॉर्मेट में तुमको मिला होगा, वो सब लोग एक बार पहले अच्छे से रिवाइज कर लोगे और उसके बाद ही इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करना स्टार्ट करोगे।